Hey happy people, this is Kusu Sahu and you are here on your favorite learning channel The Science Teacher. Let's get started. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चार्ज को इंड्यूस करना किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर में, मेटेलिक स्फेयर के अंदर में हम लोग चार्ज को इंड्यूस करके देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं, सेम टाइप्स ऑफ चार्ज हो सकते हैं, अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो रिपल्सन फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा, वो भी हम देखने वाले हैं। हम एक मेटालिक स्फेयर के अंदर में चार्ज को इंड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है चार्ज बाय इंडक्शन। तो इंड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक मेटालिक स्फेयर लेना होगा और उसे हमें स्टैंड, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ में इसे ज़मीन से कुछ ऊपर में इसे रखना होगा ताकि वो अर्थ के साथ में टच में ना रहे। और इसके साथ में हमें दूसरा मेटालिक स्फेयर भी लेना होगा जिसे हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, स्टैंड इसके ऊपर में, और ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बाहर से एक इलेक्ट्रीफाइड रोड लेंगे जो हमने पहले किया हुआ है। ग्लास रोड को हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ या फिर ऊल के साथ में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक ग्लास रोड लेंगे जिसे हम रब किए हुए हैं सिल्क क्लॉथ या ऊल के साथ में। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ऐसे जो रोड है उसे हम इसके सामने ले आएंगे। जब सामने ले आते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर से न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होने के साथ साथ इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी इस साइड में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबों के पास में उतना सामर्थ्य नहीं होता है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े से हाई एनर्जी के होते हैं, या फिर आप ऐसा सोचो कि जो फ्री टू मूव होते हैं इसके अंदर में, वो इस साइड में आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर, क्योंकि ये तो बाउंडेड एरिया है, इसके बाहर में जा नहीं सकते, इसीलिए इस साइड में आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आए हैं या फिर कहीं से भी आए हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक प्रोटॉन बढ़ गया किसी भी एटम के अंदर में। हम उस तरीके से समझते हैं कि ये एटम है, बीच में प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और बाहर में नेगेटिव चार्ज है। तो जितने नेगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव होंगे। अगर एक नेगेटिव चला गया तो एक पॉजिटिव यहाँ बढ़ जाता है, तो वही एक पॉजिटिव यहाँ पर रह गया है। वो पॉजिटिव क्या होता है, इस पॉजिटिव की वजह से वो रिपेल करता है, वो इस साइड से जाकर के इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों चार्ज को अलग अलग करेंगे। एक में हमें नेगेटिव मिल गया, दूसरे में पॉजिटिव मिल गया। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जितने सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ बने हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर भी बने हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बने हुए हैं। और ये दोनों की संख्या जो है वो इसके अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जितने प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या से बहुत ही कम है, बहुत कम अमाउंट में बने हुए हैं, सारे नहीं बने हुए हैं। या फिर आप ऐसा सोचो कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में ट्रैवल कर पाए हैं, इसकी वजह से बने हुए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों मेटालिक बॉडी को सेपरेट कर देंगे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट से हटा देंगे, यानी कि हम लोग इसे थोड़ा उस साइड में मूव करेंगे, इसे थोड़ा इस साइड में मूव करेंगे, और अभी ये जो रोड है उसे यहाँ पर ही रहने देंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाला है उसे। बाद में जब हम इसे सेपरेट करते हैं उसके बाद में उस रोड को हम लोग हटा देंगे। जब रोड को हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये चार्ज ऐसे अलाइन इसीलिए हुए थे क्योंकि हमारे पास में बाहर में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज जो भी था, पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वजह से अब ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये तो यहाँ पर अब किसी से अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसीलिए अब ये इस साइड में आएंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है तो नेगेटिव चार्ज इस साइड में और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में। आप बताइए क्यों? सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों कुछ इस तरीके से हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को दूर दूर ले जाना है। जब हम इसे और दूर ले जाएंगे तो और दूर ले जाने की वजह से क्या होगा कि अंदर वाले चार्ज से अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या होगा कि जितने नेगेटिव चार्ज थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे
स्फेयर के अंदर में, और यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्फेयर में। तो इस तरीके से चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, बाहर से हम लोग कोई भी चार्ज को यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, चार्ज खुद से अंदर ही अंदर यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर हम लोग सामने लाएंगे, मतलब जितने सामने रहता है उतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का जितना इंटेंसिटी रहता है उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कूलम्ब्स लॉ में। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग इंडक्शन वाला चार्ज तो हम लोग देख लिए, अब हमें देखना है कि चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने देखा हुआ है कि चार्ज जो है ओपोजिट रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम टाइप्स ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, एंड नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके अलावा भी हमें देखना है कि जो चार्ज होते हैं उनका कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है। अगर हमें ऐड करना है दो चार्जेस को, हमारे पास में Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उन दोनों का अगर हमें ऐड करना है तो क्या कैसे ऐड करेंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर में हम लोग कुछ इस तरीके से इसे पढ़ेंगे कि चार्ज जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं, तो हमें इसे मास की तरह में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मास भी है एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसे ऐड करने के लिए हमें जनरली या फिर नॉर्मली आप कहो तो Q1 का जो चार्ज है 1 कूलम्ब या फिर जितना भी है उसे ऐड करते हैं Q2 के साथ में, कुछ इस तरीके से, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जस्ट लाइक स्केलर क्वांटिटी हम लोग जिससे मास को करते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास को आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मास को ऐड करने के लिए हमें सिर्फ पॉजिटिव का ख्याल रखना होता है, और जो चार्ज होते हैं उसे ऐड करने के लिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना होता है। मान चलिए ये नेगेटिव 1 कूलम्ब है और ये पॉजिटिव 2 कूलम्ब है, तो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कुछ इस तरीके से हमें ऐड करना होता है। अब हम देखते हैं कि अगर एक सिस्टम के अंदर में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू Qn, तो हमें इसे ऐड करने के लिए क्या करना होगा। नॉर्मली हमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn हमें ऐड करना होगा, और जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसे उतना यूनिट लिख देना होगा, NQ यूनिट्स। ये जितना यहाँ पर कैलकुलेट होगा उतना करने के बाद में यूनिट्स। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट एक चार्ज का कूलम्ब होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब। आगे देखते हैं थोड़ा सा, हमने देख लिया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। जितने सारे आप चार्ज देखते हो जैसे Q है, वो Q जो चार्ज है वो उतना चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और n टाइम्स, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n इंटू ई। एक चार्ज अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि 2 म्यू कूलम्ब चार्ज, तो हम लोग उसे इस तरीके से मानेंगे कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर में चार्ज होता है 1.6021192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन के अंदर का चार्ज होता है। तो आप अगर मानते हो कि आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसी में आपको 10 मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसी तरह n इलेक्ट्रॉन के लिए हमें n के साथ में इस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना होगा, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जितने चार्ज होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। अब देखते हैं कूलम्ब क्या है, चार्ज का यूनिट यानी कि कूलम्ब। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज
जब हम 1 मीटर का वायर लेते हैं, दिस इज 1 मीटर, जिसके अंदर में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे 1 एम्पियर का, और 1 सेकेंड के अंदर में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने वाले, मतलब 1 मीटर में ट्रेवल करने वाले जितने सारे चार्ज पार्टिकल होंगे उतने चार्ज को हम 1 कूलम्ब कहते हैं। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने वाले जितने चार्ज होंगे उतने चार्ज को हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट 1 कूलम्ब चार्ज जो है इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आया, 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर में इतना इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ? तो हमने इससे पहले जस्ट अभी देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर में चार्ज होता है 1.60292 × 10⁻19 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हमें जस्ट इतने एंटिटीज़ को इसके साथ में डिवाइड कर देना होगा, एज सिंपल इज दैट। और इसे जब डिवाइड हम करेंगे तो 1/1.602 × 10⁻19 ये हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, हम 1 कूलम्ब के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने यहाँ पर जान लिया। अब हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं चार्ज इंड्यूस होने का, तो चार्ज इंड्यूस होने में आप देखोगे कि एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर नया नेगेटिव चार्ज कहीं से आते नहीं हैं, यहीं से ट्रैवल करके वो वहाँ जाते हैं, और जहाँ से वो ट्रैवल करके जाते हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं। तो जितना यहाँ पर चार्ज बना उतना अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज भी यहाँ पर बन रहा है। तो ओवरऑल अब अगर आप इस सिस्टम का चार्ज देखो तो वो न्यूट्रल हो गया है। इसीलिए जब हम बात करते हैं चार्ज का, तो वो एक एनर्जी है। चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होता है। अगर आप यहाँ पर एक और बात देखो कि जो चार्जेस होते हैं वो आए कहाँ से, कंसिडर अगर हम करते हैं हाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, वो आए कहाँ से? तो अगर आप देखो नेचुरली अकरिंग चार्जेस के बारे में, तो वो भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, वो ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये है पॉजिटिव चार्ज का, ये है नेगेटिव चार्ज का। और ओवरऑल चार्ज अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। 1 कूलम्ब के अंदर में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में क्या होता है। अब देखते हैं 1 कूलम्ब मतलब कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहता है दैट चार्जेस जो हैं उन दोनों के बीच में, 2 चार्जेस हैं, वो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, उनका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया कि मेटालिक स्फीयर के अंदर में चार्जेस को डिवाइड करके 2 मेटालिक स्फीयर बनाया। जैसे एक मेटालिक स्फीयर के अंदर में Q चार्ज है, तो दूसरा मेटालिक स्फीयर उसके साथ में सटा करके उन्होंने यहाँ का चार्ज को यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दोनों में Q/2 चार्ज आ गया। अब उन दोनों चार्जेस को अलग अलग उन्होंने रखा और देखा कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट थोड़ा सा दे रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट देने का यहाँ जो प्रोसेस है वो इनके डिस्टेंस के साथ में वेरी करता है, और जो चार्ज यहाँ पर हैं उसका मैग्नीट्यूड के साथ में भी वो वेरी करता है। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसके साथ में ओपोजिटली यानी कि इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा जो यहाँ पर इसे इफेक्ट करता है वो है इसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
multiplication or you can say that product of charges। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, Q1 Q2 और ये ऑपोजिट में है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, F इक्वल्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K जो है उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से आता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसमें से जो एप्सिलॉन नॉट है उसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हम वैक्यूम के अंदर में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बाहर से जो भी हम अगर वैक्यूम के अंदर में नहीं करते तो बाहर से एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका प्रेशर है, फोर्स है, तो वो सब इसे रेजिस्ट करेंगे। इसका जो फोर्स एक्चुअल है कितना आर है वो यहाँ पर पता नहीं लगेगा, तो इसी की वजह से हम उसे वैक्यूम के अंदर में जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम है उसका परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻12 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पर ये जो टोटल आ गया इसे हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं F इक्वल टू 9 × 10⁻9 और बाकी जो है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स कम टू द एनसीईआरटी बुक और यहाँ पर देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हमारा पहला टॉपिक है उससे। तो हमने अभी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन किया वो हेल्पफुल होगा हमें इसे समझने के लिए। कहता है कि व्हेन वी टच अ पीथ बॉल विथ एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रोड, तो जब हम प्लास्टिक रोड इलेक्ट्रीफाइड जो होते हैं उससे हम लोग पीथ बॉल को टच करते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है और इसे हम लोग चार्ज बाय कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ये बाद में रिपेल करने लगता है उसी प्लास्टिक रोड को जिससे वो इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। लेकिन हमारे पास में एक क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है वो ये है कि जब हम उसी इलेक्ट्रीफाइड रोड को छोटे छोटे टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के साथ में अगर हम लोग उससे सामने में लाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट क्यों करता है भाई? ये तो यहाँ पर चार्ज नहीं है, उसे क्यों अट्रैक्ट करता है? ये हमारे पास में अनआंसर्ड है। तो उसी का जवाब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकालेंगे क्यों करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको ए और बी दो पीथबॉल दिख रहे हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि सस्पेंड किए हुए हैं यहाँ पर जो ग्राउंड है उससे ऊपर में, और ये है नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर सरफेस, और उसे यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिंग टू मेटल स्फीयर ए एंड बी सपोर्टेड बाय इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टैक्ट एच ऑन। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर लाना है और पॉजिटिवली चार्ज रोड को हम उसे स्फीयर के नज़दीक में लाना है, और उसके बाद में यहाँ पर इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल करेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और यहाँ पर आकर के जमा हो जाएंगे, और यहाँ जहाँ से वो आए हुए हैं वहाँ पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इसके साथ में रिपेल होकर के इस साइड में आकर के जमा हो जाएगा। जब हम उन दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट को हटाते हैं, ग्लास जो रोड है उसे हम लोग सामने रखेंगे ही, और जब हम हटाएंगे तो इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट हट गया, अब चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस रोड को यहाँ से हटा देते हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस साइड के छोर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में जब हम उसे थोड़े से और दूर ले जाते हैं, जब हम इसे थोड़े से और दूर कहाँ पर ले गए हैं, रिमूव द रोड द चार्ज ऑन स्फीयर रीअरेंज देमसेल्व्स एज शोन इन फिगर 14.1.4 d. Now separate the sphere quite apart. The charges on them get uniformly distributed over them. तो यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर विल each will be equal and oppositely charged, this charging by induction। तो यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं वो ऑपोजिट और इक्वल होते हैं, इसे हम चार्ज बाय इंडक्शन कह रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। और यहाँ पर जो बोल रहा है कि जितने ग्लास रोड्स हैं वो अपने चार्ज को लूज़ नहीं किए हुए हैं और अंदर से ही चार्ज इंड्यूस हो गया है, इसलिए इसे चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं। और इसी में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो भी टाइनी बिट्स ऑफ पेपर है उसे भी इसी प्रॉपर्टी के द्वारा में वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज को हम लोग सामने में लाते हैं तो ये अपना पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो एक साइड में ले आता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं।
दोनों साइड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक ही साइड से वो अट्रैक्ट होते हैं। बिट्स ऑफ पेपर है, इस साइड से अगर अट्रैक्ट हुए हैं तो इस साइड से वो अट्रैक्ट नहीं होंगे एक एट द सेम टाइम। अगर हम दो ग्लास रोड ले लें और दोनों को हम लोग एक दूसरे के सामने इस साइड से और इस साइड से भी करें तो एक साइड में रोड वो रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, ये मानने की बात है, ऐसा होता है। आप करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो। नाउ दिस हैपेंस एवर व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। तो जब लाइट ऑब्जेक्ट जो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर है वो कंडक्टर नहीं हो तब भी ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पर बस वही बताया हुआ है। और यहाँ बोलता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहता है दैट हाउ यू कैन चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो हमें एक मेटल स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, उसे टच किए बिना। टच किए बिना पॉजिटिवली चार्ज करना है, किस तरीके से चार्ज करेंगे? तो हम कुछ इस तरीके से चार्ज करेंगे, हम जस्ट नॉर्मली बाहर से एक पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, जिस तरीके का आपको यहाँ पर चाहिए। चलिए नेगेटिव्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर ले आते हैं रोड, पॉजिटिवली चलिए ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉजिटिवली आपने सोच लिया है तो पॉजिटिवली ही सही। पॉजिटिवली चार्ज लाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ से एक कनेक्शन लगा देंगे डायरेक्ट ग्राउंड को। तो यहाँ से जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड में आ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पर बच जाएंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड में क्यों ट्रेवल करते हैं? क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ग्राउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऊपर से नीचे यहाँ पर चार्ज यानी कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, ऊपर से नीचे यहाँ बात नहीं। चार्ज जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम चार्ज की ओर में वो ट्रैवल करता है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक भी नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर इंडक्शन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का। नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हमने उसके बारे में जो अभी देखा बस उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इफेक्ट टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने का क्षमता रखते हैं। तो जब हम चार्ज बॉडी का बात करते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि जो चार्ज बॉडी का साइज है वो हम बहुत ही छोटा उसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस बड़ा है तो चार्ज बॉडी का साइज को हम लोग छोटा कंसिडर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर कह रहा है ये बाद में हमें काम आएगा, नीचे जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अंदर में। तो और सभी चार्जेस जो है उसे एक बीच पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है। जब हम बात करते हैं एक स्फेयर का बात करते हैं, अगर इस स्फेयर और दूसरे स्फेयर भी अगर सेम टाइप्स ऑफ चार्ज के हैं, अगर दो स्फेयर हैं हमारे पास में, दोनों सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस के हैं, तो उन दोनों के बीच का जो रिपल्सन या अट्रैक्शन जो भी है अगर वो होगा, यहाँ पर तो ये रिपल्सन होगा, तो इसे हम लोग मानते हैं एक पॉइंट चार्ज। मतलब पूरे स्फेयर के बीच में वो चार्ज कंसंट्रेटेड है और इस स्फेयर के बीच में भी वो चार्ज कंसंट्रेटेड है और इन दोनों के बीच के अंदर में रिपल्सन होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मानते हैं। हमारे पास में पहला टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को जो है ऐड किया जा सकता है। नॉर्मली अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द अलजेब्रिकली Q1 एंड Q2। तो हमारे पास में अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एक स्फेयर के अंदर में, Q1 और Q2, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली टू गेट अ होल चार्ज Q1 प्लस Q2। अगर हमारे पास में बहुत सारे चार्ज हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज भी है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn अप टू, हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग उसके चार्ज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर द चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मास के साथ में इसे यहाँ पर कह रहा है कि मास के साथ में आप इसे कंपेयर करके देखो कि मास जो है वो भी स्केलर है, यहाँ पर चार्ज भी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों जो है उन दोनों को आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हो, दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों स्केलर है, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक 1 2 या फिर जितने नंबर्स हैं उन सभी को ऐड करते हैं, उस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जो मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमें कुछ इस तरीके का ध्यान रखना है ऐड करने के वक्त। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है का मतलब हो गया कि चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे तो आया कैसे? तो यहाँ पर आपको पता चलेगा दैट
देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, नो न्यू चार्ज आर इधर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम बात करते हैं कि एक जगह चार्ज आने का, तो वहाँ जो है ट्रांसफ़र होता है दूसरी जगह से, वहाँ पर चार्ज का वो आ जाते हैं वहाँ पर, अपने जहाँ पर से आए हुए होते हैं वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को छोड़ करके आते हैं। A picture of particle of electric charge enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body is gain in the charge, other body lose. तो एक बॉडी जो गेन करता है वही दूसरा बॉडी लूज करता है। जब हम उसे रब करते हैं, जब पहले वाले जो कैट्स फर है उसे हम लोग प्लास्टिक रोड के साथ में अगर रब करते हैं, तो जब प्लास्टिक रोड में नेगेटिव चार्ज आता है तो उतना ही चार्ज जो कैट्स फर है उसमें पॉजिटिवली आ जाता है, ऑपोजिट। Due to interaction among the bodies, charges may redistributed, but it's found that the total charge of the isolated system is always conserved. तो टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है किसी सिस्टम के अंदर में, कहीं पर वो चार्ज लॉस नहीं होता है। तो जो क्रिएशन और डिस्ट्रॉय, यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं हम लोग चार्ज का, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कहता है कि नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, तो नेचर कभी कभी चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर देता है। प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चार्ज पार्टिकल बनते हैं जब न्यूट्रॉन टर्न करता है, न्यूट्रॉन ब्रेक करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तब। और अगर हम देखें ओवरऑल तो वो चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक है। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है, दैट यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किए हुए हैं कि सारे फ्री चार्ज जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल के। तो यहाँ पर Q इक्वल टू एनी का मतलब हो गया, Q है एक चार्ज जो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। आगे बढ़ते हैं, वेयर एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एन यहाँ पर इंटीजर है, नंबर ऑफ यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन दोनों को हम ई से डिनोट करते हैं। यहाँ आपको आगे पता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इज रिटन एज नेगेटिव ई एंड द प्रोटॉन इज रिटन एज पॉजिटिव ई, क्योंकि दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। द फैक्ट that electric charge is always integral multiple the term of quantization of charge. There are large number of situations in physics that were certain physical quantities are quantized. The quantization of charge was first reached by experimental laws and electrolytes discovered by English experimentalist Faraday. Faraday के द्वारा में एक्सपेरिमेंट किया गया और ये quantization of charge यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और ये डिमोन्स्ट्रेट किया गया मिलिकन के द्वारा 1912 के। द इंटरनेशनल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो एसआई इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, जो कि इक्वल होता है 1 कूलम्ब इज ऑफ द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड एंड द करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 मीटर वायर में 1 एम्पियर करंट को अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो 1 सेकेंड के अंदर में जितना 1 मीटर में एक छोर से दूसरे छोर चार्ज ट्रेवल करते हैं उतने चार्ज को हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 1.602192 into 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास में अगर 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम जस्ट उसी 1.602192 into 10⁻⁻19 कूलम्ब को 1 को उतना से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट चार्ज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज स्मॉल यूनिट्स। तो कभी कभी सेल्डम मतलब कभी कभी इनकाउंटर हो जाता है और हम कभी कभी यूज करते हैं स्मॉल यूनिट्स। तो 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज़्यादा है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज है यहाँ पर। तो 1 कूलम्ब चार्ज मतलब 1 माइक्रो कूलम्ब में हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और मिली कूलम्ब में भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कहता है इफ़ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली बेसिक चार्ज इन यूनिवर्स द ऑब्जर्वेबल चार्ज कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेबल हम लोग देखें तो सारे इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जितने सारे चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन को ई से और प्रोटॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को माइनस ई और प्रोटॉन्स को ई से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है और सारे इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेशन देखो तो n2 - n1 जो है वो इंटीजर में ही आएगा और वो मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन के। बाकी आप जो साइज़ देख रहे हो वो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक में एक इलेक्ट्रॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर जो ग्रेनी नेचर है उस इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पर लूज़ कर जाता है।
हम ओवरऑल चार्ज का बात करते हैं। यहाँ पर जस्ट उसी को यहाँ पर समझाया हुआ है। बाकी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे ही वो बना हुआ है, जितने सारे चार्ज बने हुए हैं उसे, और कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं। और यहाँ पर एक एग्जांपल है, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम चार्ज को उस बॉडी में भेजने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 सेकेंड में 10⁹ जा रहा है और हमें पहुंचाना है कितने सेकेंड में, यानी कि x सेकेंड में हमें यहाँ पर पहुंचाना है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भेजने हैं, तो जो 1 कूलम के बराबर है। तो कितना सेकेंड के लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे डिवाइड करना होगा 10⁹ से। तो यहाँ पर हमें जितना सेकेंड है वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो कितना सेकेंड यहाँ पर आएगा उस सेकेंड को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सिंपली ये हो गया 10⁹ आप 6 × 10⁹ सेकेंड भी कह सकते हो, या फिर अगर आपको इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, आवर में तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई करो, डे में तो 24 से फिर से मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको ईयर में निकालना है तो 365 से फिर से मल्टीप्लाई करके सारे से डिवाइड कर दो, तो वो निकल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 198 ईयर्स लिखा हुआ है। सो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है दैट जो भी मैंने आपको अभी बताया था कि चार्जेस को उन्होंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया और उन दोनों के बीच के अंदर का फोर्स जो है उसे निकालने का कोशिश किया। तो चार्जेस को डिवाइड करने में उन्होंने देखा कि जो डिस्टेंस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स का, और जो चार्ज होते हैं उसके अंदर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्ज की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर r है, जो r², और यहाँ पर ये चार्ज है Q1, यहाँ पर ये चार्ज है Q2। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इससे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो इससे ये होता है। और जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को हम चलिए एक बार ये कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल देते हैं, फोर्स इक्वल्स टू K × Q1 Q2 बाई r², जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फोर्स इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई r² × K। अब देखते हैं कि जो कूलम ने यहाँ पर किया था, चार्ज को, एक ही टाइप के चार्ज को यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट करने क्या किया कि एक चार्ज एक स्फेयर के अंदर में Q चार्ज लिया और उसे दूसरा आइडेंटिकल स्फेयर के साथ में टच करा दिया, दोनों के बीच में Q2 चार्ज हो गया। और उसी तरीके से उन्होंने चार्ज को एक ही सेम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज को लेकर के ये डिस्टेंस वाला कैलकुलेट किया उन्होंने। बाद में चार्ज को इसे फिर से अगर हम लोग 4 स्फेयर के साथ में टच कराते हैं तो Q/4 सबके साथ में आ जाता है। तो बाद में चार्ज को भी कम करने के साथ में उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके बीच का फोर्स का। ये K जो है उसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। अगर आप इस 9 × 10⁹ क्यों आया उसे आप अगर देखो तो यहाँ पर इसे आप डिवाइड करोगे 1/4 पाई ε0 के साथ में। 1/4 का तो हमें पता है, पाई का भी हमें पता है, ε0 क्या होता है। ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री जो होता है वैक्यूम के अंदर में हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उसी का फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है, जो 8.85 × 10⁻⁻12 यहाँ पर इसका यूनिट्स होता है, इसका वैल्यू होता है।